एक माटी का दिया है जो रात भर अंधियारे से लड़ता है, परंतु आप तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरते हैं। लेकर नसीब अपने हथेली पर तो क्यों मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज इस चैनल के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से 10th में जो आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, वो हम आज एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। हमारे साथ बने रहेगा अंत तक, अपने ज्ञानेंद्रिया को कंसिडर करके, अपने माइंड को कंसिडर करके इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और बोर्ड एग्जाम का जो इसमें इसका योगदान 12 से 15 मार्क्स का होता है दोगुना पैटर्न के अनुसार, तो मैं आज एक ही वीडियो में 12 से 15 मार्क्स को आपको करवाने वाला हूं, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन, जिसको हम इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे ये टॉपिक। तो ये टॉपिक जो आपदा प्रबंधन नाम है दोस्तों, इसमें सबसे पहला वर्ड है आपदा। तो सबसे पहले हम आपदा के बारे में जानेंगे कि आपदा होता क्या है, और इस तरह से हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आपदा होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो आपदा क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपदा क्या है? आपदा वैसा विनाशकारी घटना है, ध्यान से सुनिएगा, वैसा विनाशकारी घटना जिसको आने से जन और धन की भारी क्षति होती है। वैसा आपदा क्या है? वैसा घटना है जिसको आने से जन बोले तो लोग और धन बोले तो रुपया पैसा का भारी क्षति होता है, उसे हम कहते हैं आपदा। समझाए दोस्तों? फिर से एक बार मैं रिवीजन करना चाहता हूं कि आपदा वैसी विनाशकारी घटना है, वैसी विध्वंसक घटना है जिसको आने से जन और धन की भारी क्षति होती है, भारी बर्बादी होती है, भारी नुकसान होती है, उसे हम कहते हैं आपदा। ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपदा के प्रकार भी हो जाते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा जाता हूं कि आपदा तो हो जाता है कि वैसी विनाशकारी घटना जिसको आने से जनधन की भारी क्षति होती है, तो एग्जाम्पल में तो नहीं बताइए। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में भूकंप, एग्जाम्पल में बाढ़। क्या ये सब जब भूकंप आता है तो जन और धन की भारी क्षति नहीं होती है? जन भी जाता है, धन भी जाता है। बाढ़ आता है तो जन भी जाता है, धन भी जाता है। तो भूकंप और बाढ़ को हम आपदा कर सकते हैं, क्योंकि इसको आने से जन धन की भारी क्षति होती है। फिर हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो दुर्घटना आप देख लीजिए, बमबारी देख लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों से भी ऐसी घटना है जिसको आने से जनधन की भारी क्षति होती है, और जिसको आने से जनधन की भारी क्षति होती है प्यारे, उसे हम कहते हैं आपदा। क्या कहते हैं दोस्तों? आपदा। अब हम आगे बढ़ेंगे आपदा के चैप्टर में, तो अब देखेंगे कि आपदा के प्रकार, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको 10th में पढ़नी है कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है दोस्तों प्राकृतिक आपदा। पहला का नाम क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदा। और दूसरा का नाम है दोस्तों मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, या हम फिर इसको कृत्रिम आपदा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या हम इसको कृत्रिम आपदा भी कहते हैं। होता क्या है प्राकृतिक आपदा? सिंपल से है कि जो प्राकृतिक मतलब भगवान की ओर से आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है, और जो मानव के किसी कारण के द्वारा हो जाता है, मानव के द्वारा होती है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से लिखिएगा कि प्राकृतिक में परिवर्तन के कारण जो आपदाएं आती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और मानव के क्रियाकलापों के कारण, मानव के द्वारा बनाए गए साधन के कारण जो आपदा आती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्तों, भूकंप। भूकंप हमारा जो है ना प्राकृतिक आपदा है। कैसे? क्योंकि भूकंप कब आता है? जब हमारे धरती के अंदर जो है प्लेटें आपस में रगड़ खाती है या टकराती है, तो इसमें क्या होता है? प्राकृतिक में परिवर्तन होता है। जब भी प्राकृतिक में परिवर्तन होगा तो प्राकृतिक आपदा आएगा। और प्राकृतिक में परिवर्तन कैसे होता है? जब भगवान चाहता है, तो जो प्राकृतिक भगवान चाहेगा वो प्राकृतिक आपदा होगा। और मानव जनित आपदा जैसे दुर्घटना या फिर आगजनी, आग लगता है या फिर दुर्घटना होता है, तो ये मानव के द्वारा होता है, मानव के भूल चूक के कारण होता है, मानव के बनाए हुए साधनों के कारण होता है। जैसे आप लोग अभी कोरोना का नाम सुने, कोरोना एक महामारी है, तो महामारी भी आपका ना दोस्तों कौन सा आपदा हो जाएगा? मानव जनित आपदा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महामारी भी आपका मानव जनित हो जाएगा। इसलिए क्योंकि महामारी कैसे आता है, कोरोना कैसे आया था? कोई साधन को बनाने के द्वारा, चाइना के द्वारा। तो चाइना जो है किसी साधन को बनाया, उस साधन के कारण आपदा आई, इसे मानव जनित आपदा कहते हैं। फिर से समझिएगा, प्राकृतिक में परिवर्तन होगा, प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा भूल चूक कारण होगा, या फिर मानव के द्वारा क्रियाकलापों के द्वारा होगा, या फिर मानव के द्वारा बनाए गए वस्तुओं के कारण होगा, मानव जनित आपदा कहलाएगा।
ऐसे ही बोर्ड में एग्जाम पूछ लेता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है या फिर निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। जैसे आपको इस तरह से दे देगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। पहला में आपका दे देगा दुर्घटना, बी में दे देगा आपका बमबारी, सी में दे देगा आपका सांप्रदायिक दंगा और डी में आपका दे देगा बाढ़। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये तो तीन आपका मानव जनित आपदा है और प्राकृतिक आपदा आपका बाढ़ है, तो बाढ़ मान लीजिएगा। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल और लिखा देता हूं ताकि आपका सीधा बोर्ड में एग्जाम आए, सीधा बोर्ड में क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो आप बना करके आए। भूकंप हो गया जैसे प्राकृतिक आपदा में, बाढ़ हो गए, सुखाड़ हो गए, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि, ये सारे प्राकृतिक आपदा है जो भगवान की ओर से आती है, प्राकृतिक में परिवर्तन की ओर से आती है। और दुर्घटना, आगजनी, महामारी, दंगा का नाम सुने हैं, वो दंगा भी हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगा जो दो धर्मों के बीच होता है। फिर उसके बाद महामारी हो गया, दुर्घटना, आगजनी, बमबारी और ऐसे कई आपदाएं हैं जो मानव के द्वारा आती है, उसे मानव जनित आपदा कहेंगे, सिंपल से। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब एक आपका प्रश्न आ जाता है एनसीईआरटी के बुक से कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर बताएं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर बताएं। ध्यान से देखिएगा। तो आपको यही लिखना है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में निम्नलिखित अंतर है। पहला, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक की ओर से आती है और इसमें पहला मानव जनित आपदा मानव की ओर से आती है या मानव के भूल चूक के कारण आती है। दूसरा में क्या लिखना है कि प्राकृतिक आपदा काफी विनाशकारी होती है, काफी विध्वंसक होती है और इसमें मानव जनित आपदा प्राकृतिक आपदा के अपेक्षा कम विनाशकारी होता है। तीसरा में प्राकृतिक आपदा को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, प्राकृतिक आपदा को हम रोक नहीं सकते। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, भूकंप आ गया यहाँ पे, तो क्या आप दीवार को रोक सकते हैं? नहीं ना रोक सकते। रोकेंगे कि भूकंप रुक जा? नहीं रुकेगा। तो इसलिए तीसरा में आप लिखिएगा कि प्राकृतिक आपदा को हम नियंत्रण नहीं कर सकते और मानव जनित आपदा को नियंत्रण कर सकते हैं। कोरोना आया था महामारी, उसको नियंत्रण करने के लिए पूरा देश आया था कि नहीं आया था? इसलिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट में प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और मानव जनित आपदा को नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में अब अंतर, पहला कि प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक परिवर्तन के कारण आता है, मानव जनित आपदा मानव के क्रियाकलापों के कारण आता है। दूसरा में प्राकृतिक आपदा काफी विनाशकारी होता है, मानव जनित आपदा प्राकृतिक आपदा की अपेक्षा कम विनाशकारी होता है। थर्ड में प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण रोका नहीं जा सकता है और मानव जनित आपदा को रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, अब जब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, हमारे पास अगर आपदाएं आएगी तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे भगवान के भरोसे? नहीं ना, बैठे नहीं रहना है हमको, तो उसको रोकना है। आपदा आएगी, बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा, तो हमें बैठना नहीं, उसको रोकना है। तो प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपदा को ना रोकने के लिए, आपदा को रोकने के लिए जो हम काम करेंगे, जो हम प्रयास करेंगे, उसी को कहेंगे आपदा प्रबंधन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपदा को रोकने के लिए, आपदा को थामने के लिए जो हम काम करेंगे या फिर प्रयास करेंगे, उसको आपदा प्रबंधन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि आपदा को रोकेंगे, थामेंगे, तो आपदा को रोकने के लिए जो हम काम करेंगे ना या फिर प्रयास करेंगे, वही आपदा प्रबंधन कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। समझ आया दोस्तों? उसके बाद फिर एक और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाता है कि आपदा प्रबंधन करना क्यों जरूरी है, और ये आपका ताजा क्वेश्चन है जो 2022 में 2 नंबर का पूछा है। आपदा प्रबंधन करना क्यों जरूरी है? आप ध्यान से सुनिएगा। आपदा प्रबंधन करना क्यों जरूरी है? मैंने अभी बताया आपको कि आपदा आएगी तो हम तो बैठेंगे नहीं, बाढ़ आएगा तो बैठ थोड़े ना रहेंगे, कुछ उसके लिए करेंगे, रोकने के लिए, थामने के लिए, तो वो आपदा प्रबंधन कहलाएगा। तो आपदा प्रबंधन हम क्यों करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आपदा प्रबंधन इसलिए करेंगे दोस्तों कि आपदा आने से जन धन की भारी क्षति होती है, आपको पता है, और कई ऐसी आपदा है जिसको आने से महामारी फैलता है। जैसे आप बाढ़ को देख लीजिए, बाढ़ जब आता है तो हमारे पालतू पशु मर जाते हैं और मरने के बाद महामारी का रूप ले लेती है। और कई आपदा देखिए, भूकंप देख लीजिए, बाढ़ देख लीजिए, सुखाड़ देख लीजिए, इन सारी आपदाओं को आने से कई लोग बेघर हो जाते हैं,
घर उनका बर्बाद हो जाता है और भूखे प्यासे मरने के लिए कहीं चल जाते हैं। तो अगर हम इन लोगों के लिए प्रबंधन नहीं करेंगे, खाना का, पानी का प्रबंधन नहीं करेंगे, घर का प्रबंधन नहीं करेंगे, महामारी को भगाने के लिए प्रबंधन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा ना। इसलिए आपदा प्रबंधन का जरूरी है, क्योंकि आपदा आते ही कई लोग बेघर हो जाते हैं, आपदा आते ही कई लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं। इसलिए हमें प्रबंधन करना जरूरी है ताकि महामारी ना फैले, ताकि लोग भूखा और प्यासा न मरे। इसलिए हमें आपदा प्रबंधन की नितांत आवश्यक है दोस्तों। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपका 4 बातों को और जानना है, वो 4 बातें आपको दिमाग में, जेहन में रखना है दोस्तों। पहला बात है कि भारत के संदर्भ में है कि भारत का सबसे विनाशकारी चक्रवात, विनाशकारी चक्रवात दोस्तों ना 29 अक्टूबर, मैं रेड पेन का भी यूज कर लेता हूं, 29 अक्टूबर 1999 को आया था। याद रखिएगा कि भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 को। दूसरा आप जानिएगा दोस्तों, भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप की बात करें तो कब आया था? 1934 में। ठीक है। और भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएगा 1966 को। 1966 को क्या था? सुखाड़ आया था भारत में। और भारत का प्रमुख सुनामी वर्ष जो है, भयंकर सुनामी जो है दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को आया था। और हमारे जो भारत का पश्चिम क्षेत्र में जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहां आया था क्या? सुनामी। ये 4 बात आपको याद रखना है कि भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 को। भारत का भूकंप कब आया था भयंकर? तो 1934 को। भारत में सुखाड़ कब आया था भयंकर? तो 1966 को। और सुनामी 26 दिसंबर 2004 को। कहाँ आया था देव? तो बंगाल की खाड़ी में। और इन बातों से आपका फर्स्ट चैप्टर होता है खत्म। बढ़ता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आपको नीचे जो लिखा हुआ है PDF उसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम सेकंड चैप्टर में जब जैसे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर का नाम है बाढ़ और सुखाड़। सेकंड चैप्टर है हमारा बाढ़ और सुखाड़। इसके बारे में जानिएगा। तो आपका चैप्टर का नाम ही है बाढ़ और सुखाड़। तो सबसे पहले बाढ़ के बारे में जानें कि ये बाढ़ कौन फल का नाम है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है, अब बरसात का नाम सुने, मानसून का नाम सुने है ना, बस इतना काफी है। अब देखिए, जब मानसूनी वर्षा, कौन वर्षा है दोस्तों? जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होता है ना, तो नदियों के जो जल स्तर है इसमें उफान आ जाता है। क्या आ जाता है? उफान मतलब उड़ जाता है, और इसी को हम कहते हैं बाढ़। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होता है तो नदियों के जल स्तर में उफान आ जाता है, और उफान के चलते आपका बाढ़ आ जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, बाढ़ कहते हैं किसको है? ये आपका मान लीजिए नदी है, नदी में पानी वर्षा का हो रहा है, मानसूनी वर्षा हो रहा है, भर गया नदी। और नदी से जब भर गया तो फिर पानी कहाँ जाएगा? गांव में आएगी। और जब गांव में पानी भर जाएगा तो इसी को ना बाढ़ कहेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखिए, तो जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होता है तो नदियों के जलस्तर में क्या आता है? तूफान आता है, यानी उफान आता है, और इसी को हम बाढ़ कहते हैं। याद हो गया होगा। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होता है तो नदियों के जलस्तर में उफान आ जाता है, और इसी हम बाढ़ कहते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है, टोटल के टोटल प्रश्न दोस्तों हम आपका NCERT का ही करवाने वाले हैं, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। उसके बाद आपका प्रश्न आता है दोस्तों NCERT का कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। क्या दोस्तों? बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। तो आप ऐसा, अगर आपका बोर्ड में एग्जाम आया, प्रश्न आया, तो आप लिखिएगा कि बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है, और पॉइंट बना करके लिखिएगा कि बाढ़ से क्या क्या हानि होता है, क्या क्या हमको जो है हानि होता है। तो पहला हानि तो यही लिख सकते हैं ना कि यातायात का साधन नष्ट हो जाना। यातायात का मतलब नहीं समझ में आया क्या? अभी समझाता हूँ। यातायात का मतलब आने जाने का रास्ता। जैसे रोड, बाढ़ आने से क्या होता है? रोड नष्ट हो जाता है। रेल पटरियां भी कभी कभी नष्ट हो जाती है अगर भयंकर पानी रहा तो ये यातायात का मार्ग जो है ना नष्ट हो जाता है।
आने जाने का रास्ता नष्ट हो जाता है, पहला हानि। दूसरा हानि है दोस्तों कि फसल जो हमारे किसान भाई लगाते हैं वो फसलों की बर्बादी हो जाती है बाढ़ आने से। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब थर्ड में हम लिखेंगे कि जो हमारे पालतू पशु रहते हैं वो खुट्टा में बंधले रह जाते हैं, और खुट्टा में बंधले रह जाने के चलते बेचारा मर जाते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पालतू जानवरों की मृत्यु। अब आप यही बता दीजिए कि जब पालतू जानवर मर जाएंगे तो क्या फैलेगी? महामारी फैलेगी। तो हम चौथा में लिख सकते हैं महामारी का फैलना। ये आपका है दोस्तों बाढ़ से होने वाली हानियां। क्या दोस्तों? बाढ़ से होने वाली हानियां, यातायात का साधन का नष्ट हो जाना, फसलों की बर्बादी होना, पालतू जानवरों को मर जाना, और अंत में महामारी का फैलना। क्या है आपका बाढ़ का हानि? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में हम कौन कौन सी सावधानियां को अपनाएंगे, वो चीज लिखना है। बाढ़ से बचाव या फिर सावधानी का उपाय। सावधानियां, बाढ़ से बचाव या सावधानियां। क्या बाढ़ आने पर हम कौन कौन सी सावधानियां को अपनाएंगे, बाढ़ आने पर कौन कौन से हम उपाय को करेंगे ताकि हम कम प्रभाव हमारा कम हो सके, बाढ़ से बच सके। तो हम यही लिखेंगे कि बाढ़ से होने वाले बचाव निम्नलिखित है, बाढ़ से अपनाए जाने वाला सावधानियां निम्नलिखित है, और पॉइंट बना करके लिखेंगे सबसे पहले हम बाढ़ रोधी मकान का निर्माण करेंगे। बाढ़ रोधी मकान का निर्माण करेंगे। अगर किन्हीं बेचारे का फूस का मकान है तो ढह जाएगा ना बाढ़ में, इसलिए मैंने लिखा कि बाढ़ रोधी, जो बाढ़ से लड़ सके वो मकान हमें निर्माण करना है अगर बाढ़ से बचना है तो। सेकंड में हम लिखेंगे दोस्तों बाढ़ रोधी मकान का निर्माण करके। दूसरा में हम ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे ताकि वहां तक पानी ना पहुंच पाए और हम सुरक्षित रह सके। ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड में हम लिखेंगे दोस्तों कि हम अपने जो पालतू पशु है उनको स्वतंत्र कर देंगे। पालतू पशुओं को स्वतंत्र कर देंगे। और फोर्थ में लिखेंगे दोस्तों, क्यों स्वतंत्र करेंगे? क्योंकि वो मर के महामारी ना फैला सके। फोर्थ में हम लिखेंगे दोस्तों क्या कि बाढ़ खत्म होने पर, यानी कि बाढ़ के बाद जल निकालने की तुरंत व्यवस्था करेंगे। क्या दोस्तों? बाढ़ के बाद जल निकालने की तुरंत व्यवस्था करेंगे। ये हमारा बाढ़ से बचाव का सावधानियां है। क्या है? बाढ़ रोधी मकान का निर्माण करेंगे, बाढ़ से बच सकते हैं। ऊंचे स्थानों पे चल जाएंगे, बाढ़ से बच सकते हैं। पालतू पशु स्वतंत्र कर देंगे तो वो बाढ़ से महामारी से बच जाएगा। और बाढ़ के बाद तुरंत हम जल निकाल देंगे ना, तो जमा जल हम निकल जाएगा तो महामारी से हम लोग बच सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भी आपका तीसरा में आपका है बाढ़ को नियंत्रण कैसे करेंगे। पहला में हमने पढ़ा जाना कि बाढ़ से क्या हानि है। सेकंड में हमने जाना कि बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं। और थर्ड में हम जानेंगे कि बाढ़ को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बाढ़ को रोक कैसे सकते हैं, नियंत्रण के उपाय। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। पहला में क्या लिखेंगे कि नदियों में अगर पानी भर जाएगा, जैसे देखिए अगर इसमें पानी भर गया नदी में तो नदी भर जाएगा तो फिर गांव में आ जाएगा ना, इसलिए पहले हम अगर हम इधर छेद कर दें चारों तरफ तो यहाँ इसका पानी उधर उधर बह जाएगा, तो हम बाढ़ से बच सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बच सकते हैं। तो वही पहला पॉइंट में हम लिखेंगे कि नहरों का निर्माण कर जल निकालने की व्यवस्था करना। नहरों का निर्माण कर जल निकालने की व्यवस्था करना, जिससे बाकी अब नदी का पानी नहर में जा सके और हम बाढ़ से बच सकते हैं। सेकंड में लिखेंगे दोस्तों जो तटबंध होता है नदियों का, तटबंध को हम ऊंचा करेंगे और मजबूत भी करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों ये नदी है, नदी के अगर तटबंध इतना है, मान लीजिए आपका जो है 10 मीटर है तटबंध, तो और हम इसको ऊंचा कर देंगे तो पानी आने में देर लगेगा, तब तक हम गांव वाले लोग कहीं और चल जाएंगे। अगर 10 मीटर है तो पानी आने में तुरंत आ जाएगा। इसलिए हम नदी के तटबंध जो होता है, सीढ़ी जो होता है, उसको ऊंचा करेंगे और मजबूत करेंगे ताकि जो बाढ़ का पानी इसको धक्का ना दे सके, तोड़ ना सके और बाढ़ के पानी को आने में गाँव में समय लग सके दोस्तों। इसलिए मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि तटबंध को, नदियों को ऊंचा करेंगे और मजबूत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आइए।
ये आप दो काफी हो सकता है इसका, ठीक है। ये आप तीसरा में लिख सकते हैं, तटबंध को ऊंचा करेंगे और तटबंध को मजबूत करेंगे, ध्यान से, ठीक है, क्लियर है ना। आगे आइए, अगला में है आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो बिहार जो हमारा है, मैं थोड़ा सा ये करना चाहता हूं, जो हमारा बिहार है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका एनसीईआरटी है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। क्या है? बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। अगला प्रश्न, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो आप कैसे वर्णन कर सकते हैं कि बिहार में बाढ़ क्या है? तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति कैसा है मैं बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले किताबी नक्शा कि ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। अगर हम बीच से बांट दे बिहार को तो ऊपर उत्तरी बिहार कहलाएगा और नीचे जो दोस्तों ना दक्षिणी बिहार कहलाएगा। तो आपको इतना बात याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि कौन सा क्षेत्र में बाढ़ आता है तो उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आता है और कौन सा क्षेत्र में सुखाड़ आता है तो दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ आता है। आपको प्रश्न बोर्ड में पूछा लगता है दोस्तों कि बिहार के कौन सा क्षेत्र में बाढ़ आता है तो उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ आता है। मैं बिहार की स्थिति को, बाढ़ की स्थिति को बिहार में इस तरह से वर्णन करूंगा कि बिहार एक वैसा राज्य है जहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ आती है। जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ वहीं दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आती है। बिहार में ही कोसी जैसे कई ऐसी नदियां भयंकर बहती है जो बाढ़ का प्रमुख कारण है, प्रमुख जिम्मेवार है। फिर बाढ़ भी एक ऐसा अतिरिक्त कारण है जिससे बिहार की स्थिति आज दयनीय है, मतलब गरीबी है, ठीक है। बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है भाई? तो बाढ़ की स्थिति के कारण ही बिहार आज गरीब है, दयनीय है, क्योंकि कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक ये सारी नदियां बिहार में बहा करती है और बह करके बिहार को नष्ट करती है, बाढ़ लाती है। और जब बाढ़ आएगा, हमारे घर है, हमारे द्वार है, सब बाढ़ आएगा, दह जाएगा तो हम गरीब होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो बिहार में भी बाढ़ आएगा, बिहार गरीब होगा कि नहीं? स्थिति क्या है भाई? दयनीय है बाढ़ से, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, आपको एक बात याद रखना है कि कोसी नदी जो है ना दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। आपका आना, मैं लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि 8 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा अगर द्विगुना विकल्प रहेगा तो आपदा प्रबंधन से, और 4 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर आपका सब्जेक्टिव, 8 ऑब्जेक्टिव। मैं किताब का अंत में ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, आप बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे, देखिएगा। कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद भी दोस्तों आप, बाढ़ तो हो गया हमारा, उसके बाद आपको जो है ना सुखाड़ आता है। सुखाड़ भी जान लेंगे हम कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ दोस्तों ना, जब औसत वार्षिक वर्षा, ध्यान रखिएगा, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आती है। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आती है दोस्तों, और इसे ही हम कहते हैं सुखाड़। जब औसत वार्षिक वर्षा में 25% से अधिक की कमी आती है तो इसको क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। अरे भाई पानी नहीं पड़ेगा, हमको जितना पानी चाहिए हमको नहीं मिलेगा तो हम सूखा जाएंगे, सूख जाएंगे कि नहीं चाह जाए। अब कोई खेत है, खेत में आपको पानी चाहिए 1 लीटर, आप दीजिएगा आधा लीटर या फिर नहीं है दीजिएगा तो सुखाड़ होगा कि नहीं होगा ना। तो वह सुखाड़ कब होता है? किताबी भाषा में आप जानिएगा कि आर्थिक, जब औसत वार्षिक वर्षा 25% से कम होता है तब सुखाड़ आता है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपका सुखाड़ का कारण क्या दोस्तों? सुखाड़ का क्या कारण है आपका प्रश्न पूछता है। तो सुखाड़ का कारण निम्नलिखित है। पहला में आपका यही कारण होगा ना कि अपर्याप्त, लंबे समय से अपर्याप्त वर्षा की कमी, लंबे समय से वर्षा ना होना, भगवान जी का कहर ढाना, है ना। दूसरा में आप लिख सकते हैं कि वर्षा जल जब आया था, वर्षा जल आया था तो हम क्यों नहीं संग्रह किए, यानी कि वर्षा जल का संग्रहण ना करना, ठीक है ना दोस्तों। यह है सुखाड़ का कारण। और तीसरा में आप लिख सकते हैं जल बर्बादी करना, ठीक है। पहला में आपका सुखाड़ से लंबे समय से अपर्याप्त वर्षा की कमी, सेकंड में वर्षा जल का संग्रहण ना करना, और थर्ड में जल बर्बादी करना। जल बर्बादी करिएगा तो नहीं सुखाड़ होगा कि नहीं। अब वर्षा जब जल आता है उसको आप संग्रहण नहीं करेगा तो सुखाड़ नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको। आगे चलते हैं, ये सुखाड़ का कारण हो गया।
आगे प्रश्न आपसे पूछता है कि सुखाड़ से बचने का उपाय, तो बस इसका उल्टी अपोजिट कर लेंगे, है ना। पर्यावरण को हम संतुलन करेंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे, सुखाड़ से बच सकते हैं। उसके बाद फिर जो है दोस्तों हम लिख सकते हैं कि वर्षा जल को हम संग्रह करेंगे, सुखाड़ से बच सकते हैं। थर्ड में हम लिखेंगे कि वर्षा जल को बर्बादी नहीं करेंगे, सुखाड़ से बच सकते हैं, सुखाड़ से बचने का उपाय हो गया। ठीक है, अब जो है आपको ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया समाप्त। कैसा लग रहा है दोस्तों? एक ही चैप्टर, एक ही वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लंबा। अब मैं चलूंगा चैप्टर थर्ड में, और एक मैं इसमें एक थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ। एक बांध है भाखड़ा नंगल बांध। आपसे ये प्रश्न पूछता है दोस्तों कि भाखड़ा नंगल बांध कौन सा नदी पर बसा हुआ है, तो आप बताइएगा सतलज नदी पर बसा हुआ है। और इसका कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है, तो उसका नाम है गोविंद सागर। और मैं आपको स्क्रीन पर दे दिया हूं, है ना। इसको आप जो है ना पूरा, इस एक तरफ बांध का नाम है, दूसरा तरफ नदी का नाम है, उसके बाद फिर आपका कृत्रिम परियोजना का नाम है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दिया हूँ। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, कृत्रिम जलाशय का नाम गोविंद सागर। आ गया ये दोस्तों, थर्ड चैप्टर का आपका नाम है भूकंप और सुनामी। ध्यान से सुनिएगा दोनों फल का नाम, भूकंप और सुनामी। मैं थोड़ा सा पहले बता देना चाहता हूँ, फिर अंदर घुसूंगा। भूकंप और सुनामी के बारे में, एक तरफ भूकंप और दूसरे तरफ सुनामी, थोड़ा सा पहले बता करके मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। थोड़ा सा भूकंप सुनामी ये दोनों एगो कंपन है। कंपन कहाँ, कंपन क्या होता है भाई, या फिर तरंग क्या होता है, तो तरंग और कंपन जहाँ पे हलचल होता है, हलचल उसी को कहते हैं कंपन या फिर तरंग कहते हैं। अब देखिए जहां पे कंपन होगा, जहां पे हलचल होगा, उस तरंग उत्पन्न होगा ही होगा। अब देखिए भूकंप और सुनामी ना दोस्तों एक प्रकार का कंपन है, हलचल है, तरंग है। अंतर क्या है कि जब अगर पृथ्वी पर, धरती पर भूकंप, धरती हिलेगा तो भूकंप कहेंगे, और जब पनिया हिलेगा, पनिया में भूकंप आएगा तो सुनामी कहेंगे। प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी। काहे कहते हैं, कि जल में भूकंप आया है। मैं आपको बता दिया हूं पहले ही है कि जब धरती पे भूकंप आएगा, धरती हिलेगा तो भूकंप कहलाएगा, और जब पानी उछलेगा, पानी हिलेगा, यानी पानी में जब भूकंप आएगा तो सुनामी कहलाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अब अंदर घुसेंगे तो हम बहुत अच्छा से अंदर घुसेंगे। भूकंप है तो सबसे पहले भूकंप के बारे में जानेंगे, भूकंप के कारण तो इसी में पता चल जाएगा। भूकंप क्या होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान, कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे ना कई छोटे बड़े प्लेट है। क्या है दोस्तों, प्लेट है, कई छोटे बड़े प्लेट है। सबसे बड़ा प्लेट आपका नाम है उसका पैसिफिक प्लेट। ये इस पर जो है ना हमारा प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, पूरा प्रशांत महासागर यही प्लेटवा पर है, पैसिफिक प्लेट पे, इतना बड़ा प्लेट है। तो छह जो है ना बड़ा प्लेट है, 20 छोटे प्लेट है हमारे धरती के अंदर। तो जब प्लेटें दोस्तों अंदर है, तो प्लेटें जो है ना आपस में गति कर रही है, गति मतलब चलता फिर रही है। तो जब प्लेटें आपस में रगड़ खाती है, टकराती है ना, तब भूकंप उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है, तब कंपन उत्पन्न होता है। भूकंप अगर आपसे पूछा कि भूकंप किसे कहेंगे, तो आप बताइएगा कि जब प्लेटें आपस में, जब दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती है या टकराती है, तो परिणाम स्वरूप कंपन उत्पन्न होता है, और यही कंपन के, यही हलचल के हम कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप। जब प्लेटें आपस में रगड़ खाती है या टकराती है, तो टकराने के फलस्वरूप कंपन उत्पन्न होता है, और यही कंपन को हम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, आ गया। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कंपन हुए, तो यहाँ पे मतलब समझे कि कंपन होने का मतलब समझ रहे कि अंदर दो प्लेट टकराया है तो कंपन हुआ है तो हिले है तो क्या है, हिले हैं तो भूकंप है। अब देखिए आगे चलिए, भूकंप से बचने का उपाय आता है। भूकंप का यही कारण हो गया कि प्लेट टकराता है। भूकंप से ना दोस्तों, भूकंप से बचाव के उपाय या फिर प्रभाव कम करने का उपाय आता है। तो आप लिख सकते हैं कि भूकंप से बचाव के उपाय या सावधानियां या प्रभाव कम का निम्नलिखित उपाय है। पहला ना दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पूर्वानुमान लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, पूर्वानुमान लगाकर हम भूकंप के प्रभावों को कम कर सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग करते हैं ना रिसर्च कि इतना तारीख को वर्षा होगा, इतना तारीख को भयंकर वर्षा होगा, उसी तरह से हम साइंटिस्ट के द्वारा जान सकते हैं कि कब भूकंप आ सकता है, कब जो है धरती के प्लेट टकराने वाले हैं। तो पूर्वानुमान लगा करके भूकंप से बच सकते हैं। सेकंड में दोस्तों कि भूकंप रोधी हम ना मकान बनाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि भूकंप रोधी मकान जो है ना आयताकार होता
कैसा आकार होता है दोस्तों? आयताकार होता है। थर्ड में हम प्रशासनिक कार्य, भूकंप आता तो कई लोग बिखर जाते हैं, मर जाते हैं, तर जाते हैं, तो हम प्रशासनिक कार्य भी इसमें रख सकते हैं कि जब प्रशासन का काम होगा तो ये लोग जो है मदद मिलेगी इन लोगों को, प्रशासनिक कार्य। याद रखिएगा, ये भूकंप से बचने का उपाय है, पूर्वानुमान लगा करके, भूकंप रोधी मकान बना करके और प्रशासनिक कार्य के द्वारा हम भूकंप से बच सकते हैं, भूकंप के प्रभावों को कम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, लिखते चलिए। देखिए भाई, हमारा वीडियो का एक है ना वो क्या उसको क्या कर सकते हैं, विशेषता है, सीखते चलिए और लिखते चलिए। अब आगे हम जानेंगे, एक आता है भूकंप, हमारा लगता है मार्कर खत्म होने वाला, भाई तो डालेंगे नहीं तो आप भाग जाइएगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे, चलो यहाँ पे लेट हो रहा है। भूकंप केंद्र और फिर अधिकेंद्र, ये दो को आपका केंद्र है, आप इसके बारे में जानिएगा दोस्तों। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र क्या है? सबसे पहले भूकंप केंद्र के बारे में जानेंगे, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भूकंप केंद्र कहते हैं किसको है? तो जो है ना भूपटल के नीचे, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां पे भूकंपीय कंपन मतलब हलचल शुरू होता है, प्रारंभ होता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल, भूपटल के धरती के नीचे का वह स्थल जहां पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र की बात करें दोस्तों तो भूपटल पर ही वह केंद्र है जहां पे भूकंपीय तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है। याद कीजिएगा कि भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहां पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, शुरू होता है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूपटल पर ही स्थित वह स्थल, वह केंद्र जहां पे भूकंपीय तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, फीलिंग होता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ओके, कौन दिक्कत बा? नहीं खेना। अब आगे बढ़ते नहीं। एक आता है आपका प्रश्न कि भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं? भूकंपीय तरंग क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा भूकंपीय तरंग क्या होता है। तो जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप के आने के दौरान जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हीं तरंगों को हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंप के आने के दौरान जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। और प्रमुख भूकंपीय तरंग का नाम इस तरह से है। पहला भूकंपीय तरंग का नाम दोस्तों पी तरंग है, जिसको हम लोग प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। कौन तरंग? प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। दूसरा तरंग का नाम दोस्तों एस तरंग है, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंग कहते हैं। तीसरा का नाम एल तरंग है, जिसको हम लोग दीर्घ तरंग भी कहते हैं। प्रमुख भूकंपीय तरंग तीन तरह के हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ। आपको अगला ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग पी तरंग है। याद रखिएगा, पी तरंग ऐसा तरंग जो सबसे पहले पहुंचता है धरती पर, इसीलिए इसको हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। और सेकंड में एस तरंग को जो है ना अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और इसकी गति पी तरंग से कम होता है। और एल तरंग को दीर्घ तरंग कहते हैं, हम आप जानते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि जब भारत को भूकंपीय स्थल के अनुसार बांटे, है ना, कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में भूकंप आता है, नहीं आता, भूकंपीय स्थल के अनुसार हम भारत को क्षेत्र को बांटेंगे। तो इस तरह दोस्तों भारत को बांटने से पहले भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे कम और बेसी भूकंप आता ही है, सभी जगह आता है। तो वही ज्यादा और कम करके जो भूकंपीय स्थल है भारत के अनुसार बांटा गया है, भूकंप के अनुसार भारत को बांटा गया है। और इस तरह से भारत को 5 जोनों में, 5 क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों। पहला जोन करके, जोन का मतलब होता है क्षेत्र, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। पहला जोन में दोस्तों आता है आपका जो दक्षिणी पठार है ना, दक्षिणी क्षेत्र का पठारी भाग, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। याद रखिएगा कि पहला जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आता है, और यहाँ पे भूकंप की मात्रा ना के बराबर होता है, कम आता है, बहुत कम आता है भूकंप। और सेकंड जोन में जो आता है दोस्तों वो आता है आपका, सेकंड जोन में दोस्तों आपका आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत का तटीय मैदान आता है सेकंड में। और यहाँ भूकंप तो आता है लेकिन प्रभाव खतरा बहुत कम रहता है, याद रखिएगा। थर्ड में आपका जो दोस्तों गंगा सिंधु का मैदान आ जाता है ना, इसमें आपका गुजरात का क्षेत्र आ जाता है और राजस्थान का क्षेत्र भी आ जाता है। और यहाँ पे भूकंप तो आता है लेकिन ज़्यादा प्रभावित नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब मीडियम, यहाँ पे थर्ड में मीडियम रहता है। और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे भूकंप काफ़ी विनाशकारी होता है। और इसमें जो है ना आपका हिमालय का शिवालिक क्षेत्र
शिवालिक क्षेत्र, असम घाटी और पूर्वोत्तर राज्य आपका चौथा में आता है, ध्यान रखिएगा। और पांचवा दोस्तों सबसे सर्वाधिक भूकंपीय स्थल है, आपको 2022 में पूछा है कि सर्वाधिक खतरा वाला क्षेत्र कौन है, तो पांचवा क्षेत्र है। आपका कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, जोन 5 आपका सर्वाधिक खतरा वाला क्षेत्र है। और इसमें आता है आपका कौन कौन क्षेत्र आता है, तो आपका इसमें आ जाता है दोस्तों गुजरात का नाम सुने ना, वहाँ का कच्छ प्रदेश, कच्छ प्रदेश गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आता है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गई, ये आपका जोन 5 में आता है। और इस तरह आपका भूकंप की तीव्रता के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सबसे अधिक भूकंप का विनाशकारी भूकंप जोन 5 में आता है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका भूकंप हो गया खत्म दोस्तों। मैं सुनामी में आना चाहूंगा। सुनामी मैंने बता रखा है कि सुनामी क्या है भाई, तो झीलों या महासागरों में जो कंपन होती है, कंपन के परिणाम स्वरूप जो नदियों के जल स्तर में जो उफान आता है या फिर नदियों के जल स्तर तितर बितर हो जाता है, इन्हें सुनामी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका नदी है तो प्लेट होगा अंदर, जब प्लेट आपस में रगड़ खाए तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी कहते हैं, पता होगा आपको। तो जब नदियों में प्लेट टकराए तो इसका जल कहते होते उड़ता है, जल उड़ता है। और जल उड़ने से क्या होता है, इसका जलवा जो है गाँवों में फैल जाता है, समुद्र के किनारे फैल जाता है, इससे भारी बर्बादी होती है, इसी को हम सुनामी कहते हैं। क्या कहेंगे सुनामी में, कि जब समुद्रों या झीलों के पानी भूकंप आने के चलते जल तितर बितर हो जाता है, फैल जाता है, तो इसे हम कहते हैं सुनामी। बस आपको इतना याद रखना ना दोस्तों कि जब धरती हिलेगी ना तो भूकंप कहलाएगा, और पानी में जब कंपन होगी तो सुनामी कहलाएगा, समुद्र में कंपन होगी तो सुनामी कहलाएगा, महासागर में कंपन होगी तो सुनामी कहलाएगा। अब देखिए आगे जानते हैं सुनामी से आप बच कैसे सकते हैं। तो सुनामी से बचने का उपाय दोस्तों आपका पहला तो यही है कि हम पूर्वानुमान लगाएंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे मतलब पहले अनुमान लगाएंगे, ठीक है। सेकंड में आपका यही है कि जो है नदियों के तटबंध जो है, महासागरों के जो तटबंध है उसको हम ऊंचा करेंगे और साथ ही साथ मजबूत भी करेंगे ताकि वो तोड़ ना सके, जब पानी उफान आवे तो तोड़ ना सके तटबंध को। और थर्ड में जो समुद्र के किनारे लोग बसे हुए हैं उनको हम प्रशिक्षण देंगे कि प्यारे ना आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, प्रशिक्षण देकर। सुनामी से बचने का उपाय पूर्वानुमान लगा करके, सेकंड में समुद्रों के तटों को ऊंचा और मजबूत करके, थर्ड में प्रशिक्षण देकर के, किसको प्रशिक्षण दे, वहां के किनारे बसे हुए लोगों को प्रशिक्षण देकर के। उसके बाद आपका प्रश्न पूछता है दोस्तों कि भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है। अंतर क्या है भाई, जब धरती में कंपन होगा तो भूकंप कहलाएगा और महासागर में कंपन होगा तो सुनामी कहलाएगा, अंतर हो गया खत्म। जब धरती में कंपन होगा, जब धरती हिलेगा तो भूकंप कहलाएगा और महासागर हिलेगा तब हम ऐसे भी कह सकते कि धरती पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, जबकि पानी में होने वाले, समुद्र में होने वाले, महासागर में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। और इस तरह से आपका थर्ड चैप्टर भी सुड्डा हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए थर्ड चैप्टर आपका खत्म हो गया, फोर्थ चैप्टर देखते हैं। जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन। आकस्मिक प्रबंधन फोर्थ चैप्टर का नाम है दोस्तों, जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन। पहला प्रश्न ही इस चैप्टर का कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना कि जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन से, जीवन रक्षक मतलब जीवन का रक्षा करना, आकस्मिक प्रबंधन तो अचानक प्रबंधन करके जीवन को रक्षा कर लेना है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की कसौटी होती है, प्रशासन की हिस्सा होती है। इसके अंतर्गत, इसके अंदर दोस्तों आपदा आते ही उससे निजात दिलाना, उससे छुटकारा दिलाना इसका प्रमुख कारण। आपदा आए उसको निजात दिलाना है लोगों को, उससे, यही आपका जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, समझा ना, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जो है आग लगने पर क्या प्रबंधन करना चाहिए। आग लगने पर क्या प्रबंधन करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यही प्रबंधन करेंगे कि आग लगने पर क्या प्रबंधन करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि आग लगने पर निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। पहला में लिखेंगे हम लोग कि सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालेंगे और जो घायल लोग हैं उसको हम प्राथमिक उपचार दे करके, प्राथमिक उपचार, और प्राथमिक उपचार में दोस्तों हम लोग ठंडा पानी डालते हैं और बर्फ से सहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक उपचार दे करके हम उसको अस्पताल पहुंचा देंगे। सेकंड में अगर आग बिजली से लगी है तो हम उसको बिजली के तार को काटेंगे, जल का उपयोग नहीं करेंगे। अगर ज्यादा आग भयानक है तो हम लोग अग्निशमन यंत्र को बुलाएंगे, ठीक है।
आग लगने पर क्या प्रबंधन करेंगे? सबसे पहले आग लगने पर लोगों को बचाएंगे, लोगों को निकालेंगे और घायल लोगों को प्रबंधन करके प्राथमिक उपचार के द्वारा ठंडा पानी और बर्फ से ला करके अस्पताल पहुंचा देंगे। और उसके बाद फिर जो है बिजली से आग लगी तो तार को काटेंगे सबसे पहले, और ज़्यादा भयानक आग हो तो अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि आग लगने पर या फिर किसी प्रकार का यहाँ पे आ जाए ना कि बाढ़ से होने वाली आकस्मिक प्रबंधन को लिखें, है ना। भूकंप आने पर आकस्मिक प्रबंधन क्या कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी आपदा में आकस्मिक प्रबंधन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यही बात लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को, जो फंसे हुए लोग हैं, भूकंप से फंसे हुए लोग हैं, जो बाढ़ से फंसे हुए लोग हैं, उनको हम पहले बचाने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के बाढ़ को हम रोकने की कोशिश करेंगे, भूकंप को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही सब प्रश्न ये है आपका 4th चैप्टर में कि बाढ़ से आकस्मिक प्रबंधन को लिखें, भूकंप से आकस्मिक प्रबंधन, सुखाड़ से आकस्मिक प्रबंधन को लिखो। तो आपका जो है सबसे पहले यही लिखना है कि सबसे पहले हम लोगों को बचाएंगे, लोगों को प्रबंधन करेंगे, उनको घायल स्थिति को चंगा करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के बाढ़ और सुखाड़ को रोकने का प्रयास करेंगे। और बाढ़ सुखाड़ रोकने का उपाय मैंने पिछले पढ़ चुका है ना। उसके बाद फिर आपका एक और प्रश्न आता है इसमें आपका कि संचार व्यवस्था को बाधित होने का, क्या दोस्तों, बाधित मतलब नष्ट होने का उपाय को लिखें, कारण को लिखें। संचार व्यवस्था को बाधित होने के कारण क्या है? तो सबसे पहला यही लिखेंगे केबल दोस्तों, केबल का टूट जाना। जब केबल टूट जाते हैं ना तो संचार का मतलब समझते हैं? संचार का मतलब होता है अपनी बातों को, विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, है ना। जैसे मोबाइल एक संचार का माध्यम है, जैसे मोबाइल से हम दूसरी जगह बात करते हैं ना, तो अब मोबाइल आपका एक संचार का माध्यम है। तो संचार व्यवस्था कब बाधित हो जाता है? जब आपका केबल टूट जाता है। जब केबल टूट जाता है तो संचार व्यवस्था नष्ट हो जाता है। अगला में हम लिख सकते हैं दोस्तों कि ट्रांसमीटर जो टावर होता है, ट्रांसमीटर टावर का नष्ट हो जाना, ध्यान रखिएगा। और तीसरा में संचार भवनों का नष्ट हो जाना, संचार जो भवन है, बिल्डिंग है, उसका नष्ट हो जाना, थर्ड में लिख सकते हैं। ये आपका संचार व्यवस्था का बाधित होने का कारण है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद लगभग शायद हमारा आपदा प्रबंधन खत्म हो चुका है, लगभग। कोई एक आध दो प्रश्न अगर आपको बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। मैं एक वीडियो और अगर ला सकता हूं तो ला सकता हूं। उससे पहले ना आपको मैं, ये किताब है आपका, क्या ये ज्योग्राफी का आपदा प्रबंधन का, इसमें से आप पीछे से जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव है, मैं एक वीडियो और लाना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव का, और लंबा बन गया इसलिए नहीं ला पाया। आपको वो अपने से बनेगा। देखिए, नदियों के बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। उसके बाद सूखा किस प्रकार आता है भाई? तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा भगवान की ओर से आता है। सूखे की स्थिति कैसे आती है? तो धीरे धीरे आती है। आपको टोटल ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर भी मैं एक वीडियो और लूंगा जो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव का होगा। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो आपदा प्रबंधन का योगदान है 12 से 15 मार्क्स का, दोगुना विकल्प के कारण, दोगुना पैटर्न के कारण, तो ये आपका क्लियर होगा इस वीडियो से। और ना इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारा मदद मिल सके ना दोस्तों। तो आपको इस वीडियो की बहुत बहुत बधाई, जो आपका 12 से 15 मार्क्स एक ही वीडियो में खत्म हो गया है। और ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, मैं नहीं तो एक वीडियो और लाऊंगा, उससे आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से आपदा समझ में आएगा और एक ही वीडियो में आपने पूरे को कवर कर लिया। आपको बहुत बहुत शुभकामना। और इसी तरह आगे की नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए। इसी तरह के आपका स्टडी मटेरियल इस चैनल पे मिलता रहता है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।